दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जारी करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आरक्षण विरोधी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भाई दीपक गौड़। दीपक गौड़ लगातार आरक्षण के विरोध में अपनी आवाज देश और दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक उनके लगातार मार्च हो रहे हैं और अब वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी बात संसद में रखने के लिए इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। दीपक जी नमस्कार। दीपक जी, हमारे इस स्टूडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद। किन उद्देश्यों को लेकर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पिछले 70 सालों से देश के अंदर जो भी गवर्नमेंट रही हैं, वो एक जो आरक्षण नीति है देश के अंदर, उसको बढ़ाने का काम किया है। जो रिजर्वेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में 10 साल के लिए दिया और 22.5% का कॉलम रखा था, आज उस रिजर्वेशन को बढ़ाते बढ़ाते 70 साल हो गए। हर 10 साल के बाद लोकसभा में और राज्यसभा में एक बिल आता है और वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि आज की डेट में जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो 26 जनवरी 2020 को कॉन्स्टिट्यूशन से ये निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले ये लोग कोई ना कोई संविधान संशोधन करेंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। अब इसमें 70 साल की जो नीति चलती आ रही है, इसके अंदर एक तो ये रिजर्वेशन का ईयर बढ़ता जा रहा है, दूसरा रिजर्वेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है। जैसे सबसे पहले जब रिजर्वेशन लागू हुआ था तो सिर्फ पॉलिटिकल क्षेत्र में रिजर्वेशन था कि भाई जिन लोगों को उन्होंने नामित किया कि भाई ये जातियां हैं या ये लोग हैं जिन लोगों को शेड्यूल्ड कास्ट हैं, ये शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उनको किया गया कि भाई इनको लोग किस तरीके से ये सत्ता में आए। सिर्फ सत्ता में आने की बात थी तो इनको 121 सीटें लोकसभा की रिजर्व की गई और 1100 कुछ सीटें थी जो विधानसभा की रिजर्व की गई। बाद में ये बढ़ा के 131 और 1225 कर दी गई। लेकिन वो उस टाइम की भागीदारी की बात थी। अब वो चीजें, सत्ता की भागीदारी चीजें खत्म हो गई। अब क्या है, ये नौकरी में रिजर्वेशन आप देख रहे हैं। अब ये शिक्षा में भी रिजर्वेशन है। 2006 से आप देख रहे हैं MBBS के अंदर रिजर्वेशन कर दिया। 2012 के अंदर प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया कि भाई जो एक अधिकारी मान लीजिए रिजर्वेशन से और वो नौकरी लगा, रिजर्वेशन से उसने पढ़ाई की, नौकरी लगने के बाद उसकी 15 साल के अंदर 3 प्रमोशन होती हैं और जो जनरल कैटेगरी का उसको 15 साल में 1 प्रमोशन मिलती है। इसका मतलब जो बंदा जूनियर है वो उसका सीनियर हो जाएगा 10 साल के बाद। जी, अभी आरक्षण के खिलाफ आप लगातार पूरे देश में जा रहे हैं और इस बार आपकी पार्टी कितने उम्मीदवारों को लोकसभा के लिए लड़ा रही है? देखो, इस चुनाव के अंदर हमने करीब 55 कैंडिडेट अपनी पार्टी से टिकट दिए हैं और इसके अलावा हमारा एक अलायंस भी बना है। जो हमारे समान विचारधारा वाली जो पार्टियां हैं, जो लोग आरक्षण, SC/ST एक्ट, बेरोजगारी और शिक्षा को लेके जो भी हमारे कॉमन मुद्दे हैं, तो कम से कम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमने बनाने के बाद करीब हमने 300 सीटों पे अपना अलायंस भी डिक्लेयर किया है, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई सारे स्टेट हैं। मेजर स्टेट मैंने आपको बता दिया जहां हम करीब सारी सीटों पे फाइट कर रहे हैं। फरीदाबाद से? हाँ, फरीदाबाद से मैं हूँ और हिसार से हमारे अलायंस का उम्मीदवार है। इसके अलावा हमारे दिल्ली में 2 उम्मीदवार हैं, एक हमारा है, एक हमारे अलायंस से है। तो हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर फाइट करने की। और अभी क्योंकि हमारे लिए इतना बड़ा कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है मीडिया का भी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि ये चीज़ जो हमारा एक मोर्चा बना है, समानता मोर्चा, जो इसको डिस्प्ले किया जाए। लेकिन ये मोर्चा बन चुका है और ये मोर्चा आने वाले समय में हम पूरी 543 सीटों पे फाइट करेंगे। और बहुत सारी जो पार्टियां हैं जो आरक्षण के SC/ST एक्ट के विरोध में, बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी क्या हुआ है दीपक जी कि पिछले दिनों आप पर आरोप लगा कि आपने संविधान की प्रतियां जलाई हैं और आपने संविधान का अपमान किया है और उस सिलसिले में आपको तिहाड़ जेल की यात्रा भी करें, तो शायद मुकदमा भी चल रहा है अभी कॉन्स्टिट्यूशन के जलाने को लेकर। तो क्या था ये मामला और कैसे
आपके इस? देखो, ये टोटल ही झूठा मुकदमा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगस्त के महीने में आपने देखा होगा राज्यसभा में और लोकसभा में बारी बारी ये SC/ST एक्ट का बिल पास किया गया। 9 अगस्त को जब राज्यसभा में ये बिल पास किया जा रहा था, हम लोग काफ़ी संख्या में संसद भवन के सामने बैठे धरना प्रदर्शन किया और हमने इसके लिए बाकायदा परमिशन भी ली थी। ये नहीं थी कि हमने परमिशन नहीं ली, वो परमिशन लेने के बाद हम बैठे। अगर कोई भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का कार्यक्रम हो, आरक्षण विरोधी पार्टी को छोड़िए, क्या अगर उसमें कोई दंगा होता है या उसके अंदर कोई हिंसा होती है तो वो जिम्मेवारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की है या पुलिस की है या प्रशासन की है। ये बात हर आदमी समझ सकता है कि जब मैं उस जो वीडियो थी ना, तो मैं उस वीडियो में था और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जला या कागज जले या कुछ और जला, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे झूठे आरोपों में, मैं उस वीडियो में कहीं भी नहीं था, लेकिन मेरे को क्योंकि परमिशन मैंने अपने नाम से ली थी। कितने पीरियड जेल में बिताना पड़ा आपको? मैं आपको एक चीज अभी इसी में बताना चाहता हूँ। उस दिन राहुल गांधी भी जंतर मंतर पे आए थे, हमारे सामने वाले टेंट में राहुल गांधी बैठे थे। तो वो राहुल गांधी जी के भी तो कार्यकर्ता हो सकते थे, उनको पुलिस ने क्यों नहीं अरेस्ट किया जब मेरे को अरेस्ट किया? तो क्योंकि हम लोग कमजोर हैं, हम लोग दिखते हैं कि भाई ये लोग, इनकी संख्या कम है और ये अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो हम लोगों के ऊपर उन्होंने हाथ डाला। लेकिन दूसरे टेंट वालों पे उन्होंने हाथ क्यों डाला? वो तो सड़क पे उन्होंने जो भी कुछ हुआ था, और फिर ना ही उन्होंने आइडेंटिफाई किया कौन है। तो टोटल झूठे आरोपों में मेरे को 2 महीने तिहाड़ जेल के अंदर रखा गया। और मैं किन पारिवारिक परिस्थितियों का सामना किया, मेरे आप समझ सकते हैं। हाई कोर्ट के अंदर वकील खड़ा करना, हाई कोर्ट से मेरी दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत हुई, मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानियां सामना करना पड़ा। और मेरे ऊपर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बर्निंग का ही नहीं लगाया, मेरे ऊपर दंगे भड़काने के मुकदमे लगाए गए, मेरे ऊपर राजद्रोह के मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज कराए गए, SC/ST एक्ट मेरे साथ में लगाया गया। जो हार्दिक पटेल पर मुकदमे चल रहे हैं वही आप पर भी चल रहे हैं? बिल्कुल, सारे मुकदमे चल रहे हैं, वकील लड़ रहे हैं, वकीलों ने कुछ धाराएं हटवाई हैं, निकलवाई हैं, कुछ में हमारी लड़ाई चल रही है। अब एक बात बताइए, अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें SC/ST एक्ट क्यों लगता है? मैं जनरल हूँ, मैं सवर्ण जाति से हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मेरा शोषण किया जा रहा है। अगर यही प्रोटेस्ट किसी और का होता और कोई और कुछ करता तो उसके ऊपर तो SC/ST एक्ट नहीं लगता। लेकिन मेरे ऊपर SC/ST एक्ट इसलिए लगा क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया मैंने। तो ये मेरे साथ जातिगत भेदभाव है कि नहीं है? लेकिन मेरे साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, इस बात की कोई सुनवाई नहीं है। तो अभी आपको कहाँ तक कामयाबी मिल रही है अपने इस उद्देश्य में, जिस उद्देश्य के लिए आप लगे हुए हैं? देखिए, हमारा बिल्कुल भी पॉलिटिकल मकसद कभी नहीं रहा इस आप चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार आपने चुनाव लड़ा। लेकिन मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। लेकिन हमने एक चीज बड़ी नजदीकी से देखी है इस आंदोलन में पिछले 12-14 साल के अंदर, कि संसद भवन पे या संसद के अंदर बैठे जो ये नेता हैं, इन लोगों को सिर्फ वोट की भाषा समझ आती है। जिन लोगों का वोट संगठित है, हम तो एक कार्यक्रम भी चला रहे हैं, जाति पूछो नेता की। बिल्कुल, जिन लोगों का वोट संगठित है, अगर कोई 5% 4% लोग, बताना पड़ा है कि मैं तेली जाति से संबंध रखता हूं। मैं वहीं आ रहा हूँ। 4% वोट 5% वोट को लेने के लिए, उसको तोड़ने के लिए सारे राजनेता वहाँ पे रिजर्वेशन दे रहे हैं, एक्ट पास कर रहे हैं। हंसराज हंस जी को पहचान पूरे हिंदुस्तान में एक गायक के रूप में थी और लोग उनका सम्मान करते थे। अभी उन्हें दिल्ली से लड़ा रहे हैं, रिजर्व सीट से। पूरा हिंदुस्तान सुनकर अचंभित है कि आप उस आदमी को रिजर्व सीट से लड़ा रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आदमी शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब। देखो, मैं फिर बताना चाहता हूँ, चाहे वो चुनाव के समय पे सभी नेताओं, उस व्यक्ति का पूरे देश में नहीं दुनिया में सम्मान है, एक टेक्नोक्रेट के रूप में उसे जाना जाता है। उस आदमी को कह रहे हैं ये तो नई जाति से संबंध रखता है। तो जाति तो इतनी विभत्स हो गई हिंदुस्तान में। सौरभ जी, मैं आपको फिर वही बात बताना चाहता हूँ। ये जो जाति बताने का जो इनका जो एक नियम बना लिया है, ये चुनाव के समय ही तो जाति बताते हैं। मेरे को एक बात बताओ कि कौन सा हंसराज हंस या जितने भी आपने नाम लिए, सुशील कुमार शिंदे, मीरा कुमार, मैं सबके नाम लेना, मायावती, मैं सबके नाम, मैं ब्राह्मणों के नाम लेना चाहता हूँ। फरीदाबाद से नवीन जयहिंद लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ, उनको अपनी जाति बतानी पड़ रही है, बताया जा रहा है नवीन कौशिक हैं। बात वो है कि उनको भी अपनी जाति बतानी पड़ रही है ना। तो ये जाति इनको सिर्फ चुनाव के समय याद आती है और ये अपनी जो जाति के वोटों को ठगने का काम करते हैं। बाकी मैं एक बात बताऊँ कि कौन से तो दलित का
इस रिजर्वेशन से उत्थान हुआ है और कौन से सवर्ण के लिए किसने लड़ाई लड़ी है। दीपक जी, आपका जो मैनिफेस्टो है वो क्या कहता है? इसमें इस इलेक्शन में पब्लिक अगर आपको वोट करे और आप जीत जाएं तो आप क्या करेंगे? देखो, हमने करीब 15 मिनिमम कॉमन हमने एजेंडा 1 बनाया है। उसके अंदर 15 हमारे पॉइंट हैं। उसमें हमने सबसे पहले बेरोजगारी को लिया है कि हम देश से बेरोजगारी को खत्म करेंगे। अगर बेरोजगारी रोजगार नहीं दे पाते तो कम से कम जो बेरोजगार है उनके लिए बेरोजगारी भत्ते की भी हम व्यवस्था करने पे एक हमारा पॉइंट है। वो भी रोजगार गारंटी जो अपना योजना है उसके अंतर्गत करेंगे। दूसरा जो हमारा काम है, जो हमारा गरीब बदहाल है, जो असली दलित है देश का, उसकी जाति नहीं है एक्चुअल में। अगर कोई 4 सेक्टर की झुग्गियों में यहाँ पे लोग रहते हैं या रेलवे किनारे पे, आपको पता है यहाँ पे कितनी झुग्गियाँ हैं, झोंपड़ियाँ हैं, छोटी छोटी कच्ची कॉलोनियाँ हैं, तो उसमें गुप्ता जी भी रहते हैं, शर्मा जी भी रहते हैं, पांडे जी भी रहते हैं, झा साहब भी रहते हैं। लेकिन हमारे देश का सिस्टम क्या है कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री नेशनल टीवी पे चिल्लाते हैं कि भाई हम पिछड़े नहीं, अति पिछड़े हैं। एक आदमी 5 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद पिछड़े से अति पिछड़ा हो जाता है। और वो जो गरीब दलित जो झुग्गी में पांडे जी रहता है, झा साहब रहता है, वो इनके लिए अगड़ा है, जिसमें 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है, वो तो अगड़ा है। और जो प्रधानमंत्री सुशील कुमार शिंदे, मीरा कुमार, मायावती, ये कहते हैं हम लोग दलित हैं। तो इस देश का दुर्भाग्य है कि 70 साल से आरक्षण मिल रहा है, 70 साल से इनको बंगले, कोठी, जेड सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन जब भी चुनाव आता है, जब ये कहते हैं हम तो दलित हैं, हम पिछड़े हैं, तो ये अगड़े पिछड़े की राजनीति देश को खराब कर रही है। इस बार क्या चुनाव चिन्ह रहने वाला है आपका? देखो, हमें चुनाव चिन्ह बैट, पिछली बार भी बल्ला चुनाव लड़ा था, बल्ला ही। हाँ, हमारा बल्ला, हमारे ज्यादातर कैंडिडेट बल्ले से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें एक प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन की, उसके तहत ये लेना पड़ता है। कई बार कॉमन सिंबल भी अलॉट करते हैं वो बहुत सारी चीजें हैं। तो इस बार बल्ले पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं पूरे क्षेत्र के अपने जो मतदाता हैं उन सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, मेरी लड़ाई राष्ट्रवाद की लड़ाई है। आरक्षण, SC/ST एक्ट या जो भी जातिगत व्यवस्थाएं हैं वो हमारे राष्ट्र का कहीं ना कहीं नुकसान कर रही हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर एक आरक्षण से एक डॉक्टर एम्स में भर्ती हो रहा है तो वो क्या सिर्फ जनरल कैटेगरी के पेट काटेगा या उनकी नसें गलत काटेगा या फिर वो सारे जातियों का नुकसान करेगा? तो वो राष्ट्र का नुकसान है। एक अगर अध्यापक इस रिजर्वेशन के थ्रू चुना जाता है, अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग का रिजल्ट है, -13 रैंक पे गणित का अध्यापक लगाया गया, तो क्या वो आर्यभट्ट पैदा करेगा? गणित का अध्यापक क्या पढ़ाएगा वो? तो मैं तो कहता हूं कि अगर रिजर्वेशन इतना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उनको घर बिठा के सैलरी दे दो, कम से कम जो पूरे देश का भविष्य तो कम से कम चौपट न किया जाए। तो ये हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी आ जाएगी तो क्या वो आरक्षण खत्म कर देगी? देखो, हमारा बिल्कुल आरक्षण खत्म करना हमारा बिल्कुल एक पहला एजेंडा है। और दूसरा एजेंडा हमारा गरीब जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो किसी भी जाति के हों, उनकी जाति नहीं होती है, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं या BPL की लाइन जो आप देख रहे हो, मैं ये कहता हूँ उन लोगों के लिए जरूरतमंद सुविधाएं दी जाएं। शिक्षा में उनके लिए सीटें रिजर्व भी कर दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। स्कूलों की फीसें हम बिल्कुल फ्री करने की बात कर रहे हैं। एडमिशन फीस कोई नहीं होनी चाहिए, किताबें उनको फ्री देंगे, ड्रेसें उनको फ्री देंगे। जब बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा और वो कंपटीशन करेगा तो अपने आप नौकरी हासिल कर लेगा। नौकरी में रिजर्वेशन किस लिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन किस लिए? तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं सारी चीजें खुल के नहीं बता सकता हूँ। बहुत बड़ी प्लानिंग है हमारी। अगर हम इतनी बड़ी हम पार्टी बना रहे हैं और हम पूरे देश में सीटों पे उतर रहे हैं, तो हम एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ उतर रहे हैं और हम देश का, समाज का भला चाहते हैं, देश की समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो फिर यही कहना चाहूंगा कि ये जो एक तरफ जो है ये कौरवों की सेना है, एक तरफ कौरवों की सेना है जो खड़ी है मेरे सामने, जिनका सिर्फ अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं एक धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि उस टाइम भी नारायण अर्जुन के साथ थे और आज भी नारायण दीपक के साथ हैं। जरूर मैं इसमें विजय हासिल करूंगा। दीपक जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आकर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।